सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं यशवर्धन तनगुड़िया पूरे जोश के साथ आपका स्वागत करता हूं भारतीय संविधान की इस महान क्लास के लेक्चर नंबर 2 में। तो भारतीय संविधान के बारे में काफ़ी कुछ हम सीख चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट से देखा, ये ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो इससे पिछले लेक्चर में हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, संविधान का पूरा बेस हम तैयार कर चुके हैं। तो वो बेस अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे के लेक्चर्स भी समझ में नहीं आएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वाले लेक्चर पे आ गए, अगर आपने इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा तो फटाफट से देख कर आइए, उसके बाद इसे जरूर देखना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हुए मैंने आपको कहा था कि संविधान बड़ा है तो छोटे छोटे लेक्चर से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो आपका आज लेक्चर नंबर 2 है भैया। ये कितना लेक्चर आपका? ये लेक्चर नंबर 2। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम फर्स्ट लेक्चर को याद कर लें कि फर्स्ट लेक्चर हमने कहाँ पे छोड़ा था। हमने भैया उसमें हम्बूरावी राजा के बारे में आपको बताया था कि संविधान का जो प्रेरक है वो कौन था भैया? हम्बूरावी राजा था, जो गजला और फराग नदी के बीच में जो स्थान है मेसोपोटामिया, वहाँ पे राज करता था। उसने भैया प्रेरित किया था संविधान बनाने के लिए। ठीक, अब आइए लेक्चर नंबर 2 को आगे बढ़ाते हुए पूरे जोश के साथ मेरे साथ बने रहिए, स्किप मत करना। आज का हम टारगेट रखते हैं, ठीक। हाँ तो देखिए, उसके बाद हम और आगे बढ़े। हम्बूरावी राजा के बाद आप कुछ इंपोर्टेंट स्टार पॉइंट्स निकल कर आते हैं। पहला स्टार पॉइंट, आधुनिक संविधानों का पहला संविधान कौन सा है? आधुनिक संविधानों का पहला संविधान कौन सा है? पहला संविधान कौन सा है या किस देश का है? कौन सा है? वेरी करेक्ट, आपको पता है इसका आंसर। आपको बता चुका हूं मैं कि संविधानों का जो पहला संविधान है भैया वो इंग्लैंड का संविधान है। कैसा संविधान है? इंग्लैंड का संविधान। ये कब बना था भैया? 1688 ईस्वी को। कुछ स्टार पॉइंट्स यहाँ से निकल कर आए, आपको वो करा रहा हूँ, ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर का स्टार पॉइंट जो आता है वो ये है कि जो भारतीय संविधान है भैया वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान, जो भारत का जो संविधान है वो गणतंत्रात्मक के तहत संचरित होता है। देखिएगा, एक और स्टार पॉइंट है यहाँ पे, भारतीय जो संविधान है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत संचरित होता है। क्या आपको पता है ये गणतंत्रात्मक क्या होता है? जानते हो गणतंत्र का मीन्स क्या होता है? गणतंत्र, देखिए समझाता हूँ। देखिए, गणतंत्र अगर हम एक सीधी भाषा में कहना चाहते हैं उसका सीधा सा आंसर है बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। यानी कि जिस देश का राष्ट्रपति या राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए भैया, उसे ही गणतंत्र कहते हैं। इजी है, बहुत इजी है। यानी कि उस देश के लोग पूर्णतः स्वतंत्र हों अपना नेता चूज करने के लिए, उसी को हम गणतंत्र कहते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता द्वारा, मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, उसे गणतंत्र कहा जाए। उस राष्ट्र को या देश को गणतंत्र कहते हैं, उसे गणतंत्र कहते हैं। यानी कि सीधा सा इसका मीन्स है कि लोगों को पूर्णतः पूरी आज़ादी हो अपना नेता चुनने की, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भी चुन सकते हैं, उस देश को गणतंत्र कहते हैं। तभी तो हमारा भारत देश एक गणतंत्र है, आपको पता है। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गया। जो भारतीय संविधान भैया वो बाय द पीपल कार्य करता है, टू द पीपल कार्य करता है, फॉर द पीपल कार्य करता है, जनता के लिए कार्य करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है। और गणतंत्र क्या होता है? जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाए, अर्थात चुना जाए, उसे हम गणतंत्र कहते हैं, ठीक। उसके बाद अगला स्टार पॉइंट आपका आता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है। इन पॉइंट्स को देख के घबराना नहीं है, ये आपकी नॉलेज के पॉइंट है। अभी संविधान स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम उसका ओनली बेसिस तैयार कर रहे हैं, हम उसकी नींव तैयार कर रहे हैं संविधान की। क्योंकि इस बेसिस के हिसाब से आपको संविधान समझ में भी तो आना चाहिए। अगर मैं आपको डायरेक्ट समाधान करा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्या फ़ायदा। लेकिन इसलिए हम आराम से चल रहे हैं। अभी हम पूरा बेस तैयार कर रहे हैं संविधान का, किस बेस पे संविधान बना हुआ। उसके बाद आपका अगला पॉइंट इसमें आता है,
भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपको पता है क्या? जिनको पता है फटाफट से कमेंट करके मुझे सवाल बोलने से पहले बता दो। भारत का प्रतिनिधि भारत का प्रतिनिधि प्रथम नागरिक कौन होता है? आपको पता है? राष्ट्रपति होता है भैया, राष्ट्रपति को ही हम गणतंत्र का प्रतिनिधि भी कहते हैं, और राष्ट्रपति को ही हम भारत का प्रतिनिधि कहते हैं। और राष्ट्रपति को ही अगर हम पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो उसका आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन होगा? राष्ट्रपति। विदेशी काम काजों का जिम्मा इसी के पास होता है, और भैया ये गणतंत्र का प्रतिनिधि भी होता है। उसके बाद यहाँ से दो वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्टार पॉइंट निकल कर आए, शायद आप में से काफ़ी लोगों को ये पता भी होंगे। क्या आपको एक लॉजिक पता है कि भैया 26 जनवरी को तो लाल किले पे झंडा राष्ट्रपति फहराता है, और 15 अगस्त को झंडा लाल किले पर प्रधानमंत्री फहराता है? क्या किसी को पता है ऐसा क्यों होता है? 26 जनवरी पे झंडा प्रधानमंत्री फहराता है तो क्यों फहराता है? 26 जनवरी पर राष्ट्रपति झंडा लाल किले पे फहराता है, क्यों फहराता है? और केवल राष्ट्रपति क्यों फहराता है? और 15 अगस्त को लाल किले पे झंडा ओनली प्रधानमंत्री ही फहराता है, राष्ट्रपति नहीं फहराता है? ऐसा क्यों है? इसका कोई रीज़न तो होगा। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बहुत ज़्यादा नॉलेज का क्वेश्चन है भैया ये, कि 26 जनवरी को भैया ओनली राष्ट्रपति झंडा फहराएगा। इसको देखिए, बहुत ही छोटा सा रीज़न है। 26 जनवरी को हम क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र का प्रतिनिधि ही झंडा फहराएगा। गणतंत्र का प्रतिनिधि कौन होता है? राष्ट्रपति। अभी बता चुका हूँ क्यों होता है। क्योंकि भैया गणतंत्रात्मक व्यवस्था के रूप से चुना जाता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, उसे गणतंत्र कहते हैं। भैया राष्ट्रपति गणतंत्र का प्रतिनिधि होता है, इसीलिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराता है। लिख देंगे, क्योंकि भैया ये गणतंत्र का प्रतिनिधि होता है, गणतंत्र का प्रतिनिधि। उसके बाद अब लॉजिक यहाँ पे आता है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा क्यों फहराता है? प्रधानमंत्री, देखिए इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टोरी है। 15 अगस्त 1947 को, जिस रात हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, उस दिन भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को सभी लोगों को एकत्रित करके बहुत ही जोरदार भाषण दिया था। आधी रात को, जिसका नाम वही इंग्लिश से बोल रहा हूँ मैं, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इसकी हिंदी में बोलेंगे तो भैया भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। भैया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, इनको याद कर लेना भैया। कोई भी आपसे पूछ सकता है, ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों को पता होगा, ये काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा कि ऐसा क्यों होता है। इसका यही मुख्य कारण है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराएगा लाल किले पर, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, उस दिन सभी लोग बहुत ही खुश थे। तो उन्होंने यहाँ पे देखो भाषण का नाम तो देखो, भाषण का नाम क्या है? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। जो वो सोचते थे, इनका जो भाग्य था, जब देश आज़ाद हुआ तो उनकी चिर प्रतीक्षित भेंट हुई, उन्हें आज़ादी मिल गई, बड़ा खुश थे उस दिन। तो प्रधानमंत्री पर रहा नहीं गया, उन्होंने आधी रात को ही बुलवा लिया सब लोगों को और जोरदार एक भाषण दिया था आधी रात को। तो उसी दिन से भैया 15 अगस्त वाले दिन प्रधानमंत्री ही झंडा फहराता है, और 26 जनवरी वाले दिन भैया राष्ट्रपति झंडा फहराता है। इज़ दैट क्लियर? कोई डाउट रहेगा तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना भैया। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी चलने वाली है। अपने दिमाग में इसकी एक फिल्म चलाया करो, तभी और अच्छे से याद हो जाएगा, संग ही संग याद हो जाएगा। इसको साथ साथ नोट करते रहना। आइए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इसकी शॉट लेना तो ले लीजिए, ठीक है। वैसे मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद एक और स्टार पॉइंट आता है कि भैया 2 प्रधानमंत्री हमारे भारत के ऐसे थे जो कभी 15 अगस्त वाले दिन ध्वजारोहण नहीं कर पाए। 2 PM ऐसे थे जो ध्वजारोहण नहीं कर पाए, जो ध्वजा नहीं फहरा सके, नहीं फहरा पाए। ऐसे 2 प्रधानमंत्री थे भैया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है कि ऐसे 2 प्रधानमंत्री के नाम बताओ जिन्होंने कभी भी ध्वजारोहण नहीं किया 15 अगस्त वाले दिन। तो पहले तो है हमारे भैया चंद्रशेखर, और दूसरे हैं भैया हमारे गुलजारी लाल नंदा।
कि भैया दो प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने 15 अगस्त पे अपने कार्यकाल में ये कभी ध्वजारोहण नहीं कर पाए। ये गुलज़ारी लाल नंदा तो भैया अस्थायी प्रधानमंत्री थे, कार्यवाहक के रूप में इन्हें रख लिया गया था, ओनली अस्थायी थे, ये अस्थायी थे। और दूसरी बात ये है कि इन दोनों के कार्यकाल में भैया कभी 15 अगस्त नहीं आया। इनके कार्यकाल में कभी 15 अगस्त नहीं आया, आया ही नहीं। इसी कारण भैया ये दोनों प्रधानमंत्री कभी भी अपने कार्यकाल में ध्वजारोहण नहीं कर सके थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था भैया, इसको याद कर लेना, स्टार पॉइंट था। उसके बाद बढ़ते हैं अगले स्टार पॉइंट की ओर। अब देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं, देखो रास्ते में आगे आगे हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद भैया आती है बात राष्ट्रगान की। राष्ट्रगान का इतिहास क्या है? व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ जन गण मन। जन गण मन। अब हम यहाँ तक आ चुके हैं, बस अभी थोड़ी देर में संविधान शुरू होने वाला है। अभी उसका हम बेस तैयार कर रहे हैं पूरा। मेरा एक हिसाब है, आप देखते चलिए, बिल्कुल संविधान समझ में आएगा, सारे के सारा संविधान आपके सामने होगा। देखिए जन गण मन, आपने सभी ने सुना होगा भैया, हमारा राष्ट्रगान है ये। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका मतलब क्या है? जन गण मन। और ये किसने बनाया था, सबसे पहले कब बनाया गया था? देखिए याद रखिए हमेशा, जन गण मन की जो फुल फॉर्म है भैया वो है जनता के समूह की मानसिकता का प्रमाण। जनता के समूह की मानसिकता का प्रमाण, मानसिकता का प्रमाण। देखिए जन माने जनता, गण माने समूह, गण माने समूह, मन माने मानसिकता। यानी कि जनगण मन माता है क्या है, यानी कि देश के लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है ये, इन्होंने क्या किया था, जनता के समूह की इन्होंने मानसिकता का प्रमाणित तो उसमें दिया है। यानी कि जनता का जो समूह है उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों के समूह की मानसिकता को जांचा कि ये अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं। तो उन्होंने उसी पूरी बात को भैया राष्ट्रगान की लाइनों में पिरो दिया है कि जो देश के लोग हैं वो अपने देश के लिए क्या सोचते हैं, वही जनगण मन है। मतलब कितनी रेस्पेक्ट करते हैं अपने देश की, उनके विचार कैसे हैं, देश के प्रति उनकी भावनाएं क्या हैं, उन्होंने उन सभी चीज़ों को पिरोया है जनगण मन में। किसने पिरोया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। टैगोर ने, याद रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने भैया सन 1911 में ये बना के तैयार कर दिया था। और सबसे पहले उस टाइम के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम को सुनाया था। सन 1911 में इन्होंने राष्ट्रगान बना के तैयार कर लिया था और उन्होंने सबसे पहले वहाँ के जो तब के सम्राट थे भैया जॉर्ज पंचम को सुनाया था। जॉर्ज पंचम को जानते हो, ये वही हैं जिन्होंने भैया कलकत्ता से हटवा के दिल्ली राजधानी करवा दी भारत की। याद रखना, इन्होंने जो राजधानी थी हमारी वो कोलकाता से दिल्ली करवा दी कि दिल्ली कर दो राजधानी। और दिल्ली क्यों कर दो और राजधानी क्या होती है वो भी पूरा कंसेप्ट आएगा अभी आपके सामने, पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रगान बनाया था। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जनता के समूह की मानसिकता का प्रमाण। और सबसे पहले सुनाया था भैया इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम को। इंग्लैंड के सम्राट थे, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम को सुनवाया था। उसके बाद फिर इन्होंने, राष्ट्रपति ने घोषित किया था, इसको मान्यता कब दी थी कि ये राष्ट्रगान बनेगा, तो याद रखिए राष्ट्रपति द्वारा मान्यता। इसको भैया 26 जनवरी से 2 दिन पहले मिली थी मान्यता। 24 जनवरी 1950 को इसको मान्यता मिल गई थी कि यही हमारे देश का राष्ट्रीय गान बनेगा। राष्ट्रपति द्वारा हमारे देश का जो जनगण मन है उसको मान्यता मिली थी 26 जनवरी से 2 दिन पहले, 24 जनवरी 1950 को, कि भैया यही हमारे देश का राष्ट्रीय गान बनेगा। और सबसे पहली बार देश के संबोधन में गाया गया ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। सबसे पहली बार ये देश के संबोधन में गाया गया था, सबको पता चल गया था कि भैया यही हमारा राष्ट्रगान है। सबसे प्रथम बार ये गाया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, तो जो राष्ट्रगान था वो सबसे पहले कब गाया गया था, याद रखना हमेशा इसको, 26 जनवरी 1950 को सबसे पहली बार गाया गया था ये देश के संबोधन में। अब जरा हम बात करते हैं राजधानी के बारे में। इन्होंने कैसे करके हटवाई थी और क्यों हटवाई थी, और दिल्ली ही उन्होंने क्यों करवाई राजधानी, हमारे देश की राजधानी दिल्ली ही क्यों हुई। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिए, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को बड़ा बेहतरीन तरीका से। सारे पॉइंट्स धीरे धीरे करके सब इसी में खुलने वाले हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है।
जो क्वेश्चंस बन बन के आते हैं वो सब यहीं पे आपके सामने खोल के रख दूंगा अभी मैं। देखिए, राजधानी होता क्या है पहले वो समझते हैं। राजधानी क्या है और ये हर देश में क्यों होती है। राजधानी क्या है? देखिए, राजधानी किसी देश का वह सर्वोच्च राज्य होता है जिस राज्य में उस देश का राजा राज करता है, जिस राजा रहता है, सॉरी, यानी कि राजधानी उस देश का एक राज्य है जिसको हम सर्वोच्च राज्य कहते हैं, जिसमें सारी पावर्स होती है और उसी राज्य में भैया उस देश का राजा निवास करता है। तो देखिए, जिस सर्वोच्च राज्य में, उस राज्य को हम सर्वोच्च कहते हैं, ठीक है, सबसे ऊंचा राज्य माना जाता है वो, जिस सर्वोच्च राज्य में देश का राजा रहता है, देश का राजा निवास करता है, देश का राजा निवास करता है, उस राज्य को उस देश की राजधानी कहा जाता है। उस राज्य को उस देश की राजधानी कहा जाता है। और ये राजधानी हर देश की होती है क्योंकि हर देश का कोई ना कोई राजा होता है और वो राजा जहां निवास करेगा उसी राज्य को कहेंगे भैया उस देश की राजधानी। समझ में आ गया राजधानी क्या होती है? काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता था तो रिवाइज कर लीजिए। राजधानी वो होती है जिस राज्य में उस देश का राजा निवास करता है। राजा निवास करता है, उसके संग राष्ट्रपति भी निवास करता है, जैसे कि राजा हो गया, राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वह इनके सहायक मंत्रिमंडल, उच्च विभाग, वह इनके सहायक मंत्रिमंडल, उच्च विभाग सब इसी राज्य में होते हैं। विभाग सब इसी राज्य में होते हैं जिसको हम राजधानी कहते हैं। ये भैया एक मोस्ट पावरफुल राज्य होता है उस देश का, यानी कि जितनी भी हाई पावर है, हाई से हाई पावर, वो सब इसी राज्य में होगी, सर्वोच्च राज्य में होगी, जिसे हम राजधानी कहते हैं। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इंडिया की राजधानी भैया न्यू दिल्ली, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, दिल्ली। भैया भारत की राजधानी तो दिल्ली है। ये कब घोषित करी गई थी इसका याद रखिए, 1 अप्रैल 1912 में दिल्ली को भैया भारत की राजधानी बनाया गया था। और क्यों बनाया था इसका एक रीज़न था। देखिए, रीज़न बताता हूँ क्यों बनाया गया था। रीज़न देखिए, तो पहले ये जरा ये समझ लीजिए। देखो, अभी भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। दिल्ली को हम राजधानी कहते हैं क्योंकि देखो, दिल्ली में ही हमारा पार्लियामेंट है। भारतीय संसद कहाँ पर है? दिल्ली में। यहाँ पर प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, यानी कि जितने भी पावरफुल लोग हैं, पावरफुल विभाग हैं, मंत्री वगैरह, सब कहाँ पर है? भैया दिल्ली में। तो इसीलिए हमारे देश की राजधानी क्या है? दिल्ली है। अब ये क्यों है ये समझिए और याद रखना भैया, दिल्ली को राजधानी कब बनाया था? 1 अप्रैल 1912 में बनाया था। इससे पहले हमारी राजधानी भैया कोलकाता थी। और किसने बनाया था? जॉर्ज पंचम ने बनवाया था। जॉर्ज पंचम ने कहा था कि राजधानी दिल्ली कर दो। 1 अप्रैल 1912 को इसका गठन कर दिया, कि घोषित कर दी गई राजधानी हमारी बनेगी। ठीक है। और इसका ऐलान कब हुआ था कि हमारी दिल्ली राजधानी बनेगी? इसका ऐलान हुआ था हमारा 1911 में, दिसंबर 1911 में। इसका जो ऐलान हुआ था, जॉर्ज पंचम ने किया था कि राजधानी दिल्ली कर दो। इनका ऐलान इन्होंने किया था भैया 1911 में, दिसंबर में ऐलान किया था। ठीक। अब जरा हम बात करते हैं कि दिल्ली ही उन्होंने क्यों चुना, दिल्ली राजधानी क्यों बनाई, क्यों? तो देखिए, बड़ा इजी आंसर है। उस टाइम पे जो शासक राज करते थे और जो जॉर्ज पंचम थे, उन्होंने ये कहा था कि पहले कलकत्ता थी, तो इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग आपको पता है कलकत्ता यहाँ साइड से, इंडिया का मैप अगर मैं बनाने के प्रयास करूँ तो जो कलकत्ता है वो आपका साइड से है, बिल्कुल किनारे पे है समुंदर के। तो उन्होंने ये कहा था कि भारत की राजधानी कुन्ने में नहीं होगी, दुबक के नहीं होगी, वो सामने होगी। और दिल्ली एक तो भौगोलिक दृष्टि से भारत के बिल्कुल मध्य में आता है, मध्य में है। आप देखना इंडिया के मैप पे जो दिल्ली है भारत के मध्य में आता है। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ राजधानी बनाएंगे, ये मोस्ट पावरफुल जगह बनेगी, इसको हम नाभिक बना लेंगे, केंद्र बना लेंगे। इसको हम क्या बना लेंगे? केंद्र बना लेंगे। इससे आसपास की जगहों पर कंट्रोल करना आसान हो जाएगा और विदेशी रास्ते वगैरह भी यहाँ से अच्छे खासे निकलते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सोच लिया कि हम दिल्ली को ही चुन ले रहे हैं। और दिल्ली भौगोलिक दृष्टि से मध्य में है, सबसे मेन कारण तो ये था क्योंकि हम उसको सेंटर के रूप में उपयोग कर सकते थे। भारत में बिल्कुल बीचा बीच में भारत का ये नाभिक हो गया। इस टाइप से इन्होंने दिल्ली को चुना।
और उस टाइम पर ये दिल्ली क्या थी, बहुत ज़्यादा गरीब थी, बिल्कुल बेकार हालत थी इसकी, और इसमें पर्यटक भी बहुत कम आते थे इसमें, इसका विकास भी कुछ नहीं था। जो मुंबई सिटी है, मद्रास है, ये सब दिल्ली से बहुत आगे थे। इसी कारण इन्होंने दिल्ली के विकास को और बढ़ाने के लिए इन्होंने इसको राजधानी बना दिया। लेकिन राजधानी बनते ही भैया दिल्ली के हालात सुधर गए। पहले मात्र दिल्ली में केवल 3% लोग ही अंग्रेजी बोल पाते थे, और अब आप देख सकते हो दिल्ली की हालत कैसी है। तो दिल्ली जब से राजधानी बनी भैया तब से इसके विकास में बहुत प्रगति हुई, और दिल्ली ऐसे करके फली फूल गई बड़ी तरीक़ा से। तो इस तरह से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। समझ में आ गया? इस दैट क्लियर? अगर कोई डाउट रह जाए तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो ये भैया पूरी कहानी थी। 1 अप्रैल 1912 को इसको दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया था। और किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने किया था। 11 दिसंबर को, जॉर्ज पंचम ने इसका जो ऐलान किया था वो 1911 में किया था, दिसंबर को किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट स्टार पॉइंट और निकल के आता है कि आपको पता है, राजधानी पर बात ही चल रही तो बता दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसा भारत की ऐसी कौन सी राजधानी है जो भैया केवल 1 दिन के लिए बनाई गई थी? याद करके बताना, आपका ये सवाल है। ये ऐसी राजधानी जो केवल 1 डे की थी भारत में, ऐसी राजधानी बनाई जा चुकी है, उसका नाम भैया प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज। याद रखिए, सन 1858 ईस्वी में प्रयागराज को भारत की 1 दिन की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, जो इलाहाबाद है भैया उसको, प्रयागराज को 1858 ईस्वी में 1 दिन की राजधानी बनाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर कंपटीशन देखने को मिल जाएगा आपको, कि आपसे पूछ लेगा कि भैया बताओ कि 1 दिन की राजधानी कब बनाई गई थी भारत की? इसका आंसर होगा कौन सी सनम बनी थी और कौन से राज्य को बनाया था? इसका आंसर होगा प्रयागराज। उसके बाद दिल्ली की राजधानी का गठन कब हुआ? दिल्ली को राजधानी कब माना गया? तो 1 अप्रैल 1912 को माना गया। किसने बनवाया था? जॉर्ज पंचम ने बनवाया था। इसका ऐलान क्या हुआ, कब किया था इन्होंने? दिसंबर 1911 में। और क्यों किया था? दिल्ली को ही क्यों चुना? क्योंकि भैया दिल्ली भौगोलिक दृष्टि से भारत के मध्य में आती है, तो यहाँ से कंट्रोल करने में बड़ा आसानी होगी। और दूसरी बात, दिल्ली का विकास सबसे पीछे था, तो इन्होंने सोचा कि हम विकास को और प्रगति देंगे, तो इस तरह से इन्होंने दिल्ली को चुना। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ें। अब आइए बढ़ते हैं संविधान की ओर। अब हम आपको अंतर करवाएंगे कि पुराने संविधान में, 1950 के संविधान में और 2021 के संविधान में कितना कितना डिफरेंस है। ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है? आगे बढ़ें, इसको कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, अब हम आपको सिखाते हैं संविधान क्या है। संविधान में, पहले संविधान में और अब के संविधान में क्या अंतर है। नाउ 2021 देखिए, बड़ा आराम समझ में आएगा, बहुत ही बेहतरीन। देखिए, जो 1950 का संविधान था और 2021 का संविधान है, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। देखिए, पहले हमारे जो मूल कर्तव्य थे, वो हमारे 0 थे। अब कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। ये कब आए? देखो, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसमें 10 जोड़े गए। फिर उसके बाद 86वें संशोधन के तहत, 86वें संशोधन 2002 के तहत इसमें एक और जोड़ा गया। इस तरह से भैया पहले हमारे 0 थे मूल कर्तव्य, कितने हो गए? 11। दैट क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद की। देखिए, अनुच्छेद, तो संविधान बना था 1950 में, तब उसमें अनुच्छेद थे भैया हमारे, कितने थे? 395। अभी कितने? अभी भी 395, लेकिन गणना की दृष्टि से लगभग कितने? 470। ठीक, अभी भी कितने? 395, लेकिन अगर गणना की दृष्टि से देखी जाए तो 470 के लगभग बैठ। उसके बाद बात करते हैं अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ भैया पहले आपकी 8 थी और अब आपकी हो गई हैं 12। कितनी हो गई हैं? 12। मोस्ट इंपोर्टेंट बारीकियाँ, इनको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना भैया। अब छोटी छोटी बारीकियाँ ये क्वेश्चन बन के आ जाती हैं ये भी, कि अभी कितनी अनुसूचियाँ हैं, 44वें संशोधन के तहत कितने मौलिक अधिकार बढ़ाए, कितने मौलिक कर्तव्य बढ़ाए, 2002 में कौन सा बढ़ाया गया था, 86वें संशोधन के तहत। ये सब याद करने वाली चीज़ें, छोटे छोटे डिफरेंस हैं, छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, बड़ा ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ, अच्छे से इसको नोट कर लेना भैया। उसके बाद हम बात करते हैं भैया भाग की। संविधान के पहले 22 भाग थे और आज भी 22 भाग है, लेकिन गणना की दृष्टि से 26। ये जो 4 ऊपर क्या है जी, कौन से हैं ये याद कर लेना भैया। 4 का, 9 आ, 9 बा और 14 आ। ठीक, देखिए पहले हमारे संविधान के भैया 22 भाग थे और आज 2021 में भैया 22 भाग हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से 26 हैं। ये ऊपर के 4 कौन से हैं? देखो, 4 का, 9 अ, 9 बा और 14 का। ये बारीकियाँ, इनको याद कर लेना, ये क्वेश्चन बन के आती हैं पेपर में। बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ, किसी किताब में नहीं मिलेंगी जी आपको।
मैं बता रहा हूँ, अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो ऐसी बात पर, ठीक। तो ये भैया कुछ छोटे मोटे डिफरेंस थे अभी के संविधान में और पहले संविधान में। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए फटाफट से। पहले हमारे जो कर्तव्य थे वो 0 थे, हमारे कर्तव्य 11 हैं। 44 संशोधन के तहत 1978 में 10 बढ़ाए गए। 86वें संशोधन के तहत 2002 में 1 बढ़ाया गया। अनुच्छेद पहले 395 थे, अभी भी 395 हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से लगा हुआ 470। अनुसूचियाँ पहले 8 थी और अब 12 हो गई हैं। भाग 22 थे, अब 22 हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से 26 हैं। ऊपर कौन से हैं? 4 का, 9 आ, 9 बा और 14। दैट क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। और हाँ, एक चीज और देख लीजिए भैया, संशोधन संविधान बनाता था भैया 0 थे, एक भी संशोधन नहीं किया गया। लेकिन अब कितने? 106 संशोधन हो चुके हैं तब से लेके अंतिम। कितने संशोधन हो चुके हैं भैया? 106 संशोधन हो चुके हैं तब से लेके अब तक। याद रखने वाली बात है कि नहीं? ये आपसे पूछ लेता है कि अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं संविधान में, तो इसका आंसर कितना होगा? 106। पहले कितने थे? 0। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए, अब हम संविधान तो शुरू कर ही चुके हैं। अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया था ना, वहीं से भैया संविधान की पहली सीढ़ी रख गई, ठीक। अब संविधान में ही आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये आती है कि संविधान की सबसे पहले मांग किसने की, कि संविधान होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, संविधान की मांग मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। संविधान की मांग तो याद रखिए भैया, सबसे पहले सन 1895 में संविधान की मांग की किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखना कि सबसे पहले संविधान की जो मांग करी थी कि हाँ हमें संविधान चाहिए, वो करी थी भैया सन 1895 में। किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने मांग करी थी, भैया हमें संविधान चाहिए। इज दैट क्लियर? अब आइए कुछ इंपोर्टेंट सन बताता हूँ कि कौन कौन सी सन में क्या क्या हुआ। संविधान के लेकर इंपोर्टेंट है ओनली, यानी कि संविधान में किस सन में संविधान के लिए क्या क्या बात छेड़ी गई। तो देखिए, 1922 में महात्मा गांधी ने मांग करी। संविधान की मांग किस किसने की, हम वो उस पर चर्चा कर रहे हैं, अभी संविधान टॉपिक चल रहा है। महात्मा गांधी ने मांग करी। इंपोर्टेंट है, इसको लिखते चलना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है ये। महात्मा गांधी ने भैया सन 1922 में कहा था कि हमारा देश का संविधान हमें चाहिए, लेकिन जो संविधान बनेगा वो जनता के द्वारा बनना चाहिए। लेकिन जो संविधान बनेगा वो जनता की इच्छा अनुसार बनना चाहिए, जनता की इच्छा अनुसार, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग इसको। सन 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे देश का संविधान हमें बनना चाहिए, संविधान की हमें मांग है, हम मांग कर रहे हैं, हमें संविधान चाहिए देश का। लेकिन इसकी शर्त थी कि जनता की इच्छा अनुसार संविधान बनेगा, जनता की इच्छा अनुसार बनेगा। उसके बाद सन 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में नेहरू की रिपोर्ट आई थी। सही। उसके बाद सन 1928 में भैया नेहरू रिपोर्ट आई। मोस्ट इंपोर्टेंट, नेहरू रिपोर्ट का क्वेश्चन तो हर एग्जाम में देखने को मिलता है। नेहरू रिपोर्ट कब आई? नेहरू रिपोर्ट इन्होंने क्या किया था? संविधान का इन्होंने एक छोटा सा ब्लूप्रिंट तैयार किया था। ब्लूप्रिंट, संविधान किस तरह से होना चाहिए, छोटा मोटा, ठीक है। तो याद रखेंगे 1928 में नेहरू की रिपोर्ट आई थी संविधान को लेकर। सारी चर्चा संविधान से लेकर होंगी, तो सारी सन भी संविधान से रिलेटेड है, ये एक्स्ट्रा और कोई नहीं है। उसके बाद 1929 में भैया पूर्ण स्वराज की मांग करी। पूर्ण स्वराज की मांग करी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। उसके बाद 1930 में 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की मांग। 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस, ठीक। उसके बाद 1930 में 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस की मांग करी। उसके बाद 1931 में संविधान की दोबारा मांग करी। संविधान के मौलिक अधिकारों की मांग करी गई। 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग करी। मौलिक अधिकारों की मांग किसने करी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार पटेल 1931 में ये सरदार पटेल ने मौलिक अधिकारों की मांग करी। उसके बाद 1934 और 1935 में संविधान की मांग करी गई। नहीं 1934
उसके बाद 1934 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बागपा सीपीआई की स्थापना करी एम.एन. रॉय ने, महेंद्र नाथ रॉय, महेंद्र नाथ रॉय। याद रखेंगे यहां से 1934 को एम.एन. रॉय, महेंद्र नाथ रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, संस्थापक यही थे, स्थापना सीपीआई, ठीक है। बागपा, भाजपा मत बोल देना, बागपा, ठीक। सीपीआई की स्थापना की थी, किसने करी थी? 1934 में करी थी। किसने करी थी भैया? एम.एन. रॉय ने, महेंद्र नाथ रॉय। उसके बाद सन 1935 और 1936 इन दोनों सालों में संविधान की दोबारा मांग करी, क्योंकि इतने सालों में यहाँ पे किसने मांग करी? देखो, सबसे पहले किसने करी? बाल गंगाधर तिलक ने, फिर गांधी जी ने करी, फिर नेहरू की रिपोर्ट आई। उसके बाद देखो संविधान कुछ सालों के लिए इसकी मांग लोग करना भूल गए, फिर 1935-1936 में फिर इन्हें याद आई, फिर भैया मांग करी, संविधान की दोबारा मांग करी। संविधान की मांग किसने करी थी भैया? याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू नहीं कह रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं है भैया, ये जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे व्यक्ति हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू मत समझ लेना इनको। जवाहरलाल नेहरू ने 1935-1936 में दोबारा मांग करी भारतीय संविधान की, ठीक। याद रखेंगे, एक बार फिर से बात करा दूं। देखिए भारतीय संविधान की किस किसने कब कब और कैसे कैसे मांग करी, तो याद रखेंगे सबसे पहली जो मांग करी थी भैया वो बाल गंगाधर तिलक ने करी थी, सन 1895 ईस्वी को करी थी, ठीक। उसके बाद सन 1922 में महात्मा गांधी ने मांग करी थी कि भैया जनता की इच्छा अनुसार हमारा संविधान बनना चाहिए। उसके बाद 1928 को नेहरू रिपोर्ट आई, इन्होंने ब्लूप्रिंट दिया था भारतीय संविधान का। उसके बाद 1929 में भैया पूर्ण स्वराज की मांग करी गई। 1930 में 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की मांग करी गई। याद रखना, इनको लिख लेना अच्छे तरीका से। 1931 में भैया मौलिक अधिकारों की मांग करी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1934 में भैया एम.एन. रॉय, महेंद्र नाथ रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई बागपा की स्थापना की थी, संस्थापक थे एम.एन. रॉय। उसके बाद 1935-1936 में संविधान की दोबारा मांग करी, किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 1938 पे आते हैं भैया। 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान की मांग करी गई। वयस्क मताधिकार, मताधिकार माने वोटों के अकॉर्डिंग, मताधिकार के आधार पर संविधान की मांग करी गई। मतलब लोगों ने ये कहा था कि नियम बनाओ कि कितने साल के लोग डालेंगे वोट सरकार को चुनने के लिए, ये नियम संविधान में होना चाहिए। तो संविधान में नियम था भैया 21 साल। तो संविधान में लोगों ने नियम बनवाया था कि भैया 21 साल से ऊपर के लोग, 21 साल तक के लोग ही वोट दे पाएंगे, इससे नीचे के नहीं। उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर दोबारा संविधान की मांग करी गई, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भैया जो मत यानी वोट, जो बड़े जो लोग होंगे वो वोट देंगे 21 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए भैया। कितने नहीं होने चाहिए? 21 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। देखो ये सारे प्रयास तो हो गए संविधान के प्रति, किसके? हमारे हिंदू लोगों के, देसी लोगों के। उसके बाद भैया उस टाइम पे आपको पता है अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के दिमाग में बत्ती जली कि देखो ये सबके सब भैया संविधान की मांग कर रहे हैं, अगर हम इनके संग शामिल हैं थोड़े दिन आगे ले तो हमें ही अपने जैसा समझ लेंगे और हम इनके दोस्त बन जाएंगे, वैसे करके इनका फायदा हम उठा लेंगे। लेकिन बहुत चालाक है इंडियंस भी। तो इस टाइम पे भैया अंग्रेजों ने भी कुछ अपने हाथ पांव फैलाना शुरू किए, मतलब इन्होंने दिखावा किया कि हाँ हम भारतीयों के साथ हैं, ताकि भारतीय बेवकूफ़ बन जाएं और हम इनका फायदा उठा सकें। अंग्रेजी प्रयास भी करे गई, यानी कि संविधान के प्रति भारतीय तो आवाज़ उठाई रहे थे कि संविधान बनाने के लिए जो हमारे भारतीय थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ये तो आवाज़ उठाई रहे थे। इसके साथ अंग्रेजों की बत्ती जली कि भैया हमें भी इनके संग आवाज़ उठानी चाहिए, यानी कि दिखावा करना चाहिए आवाज़ उठाने का, ताकि हमें कुछ फायदा मिले इन लोगों से। तो अंग्रेजी प्रयास भी करे गए, अंग्रेजी प्रयास भी करे अंग्रेजों ने। बहुत चालाक थे अंग्रेज, ताकि भारतीयों को अपनी साइड ले लें हम, और जैसा हम कहेंगे भारतीय वैसे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें यह लगेगा कि अंग्रेज हमारे साथ हैं, हम मांग कर रहे हैं, हमारे साथ साथ अंग्रेज भी मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो इतने को नोट करिए। अभी हम देखेंगे कि अंग्रेजियों ने कौन कौन से प्रयास कराए। हाँ तो देखिए अंग्रेजों ने क्या क्या प्रयास किए ताकि भारतीय उनके पक्ष में हो जाएं। उन्होंने भी संविधान की मांग करना शुरू कर दिया। देखो उन्होंने पहले प्रयास, अंग्रेजों द्वारा पहला प्रयास कौन सा किया गया था? देखो 8 अगस्त को
8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो 8 अगस्त 1940 को, सही, 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव रखा। इसको भैया 8 अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। 8 अगस्त प्रस्ताव। इन्होंने क्या कहा था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे और भारत में एक संविधान सभा बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये इन्होंने कुछ नहीं कहा था, जिसको भैया एक्सेप्ट नहीं किया गया। भारतीय इतने बेवकूफ़ थोड़ा ही हैं, इनको सब पता होता है इनके दिमाग में क्या चल रहा है। इन्होंने 8 अगस्त को लॉर्ड लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव रखा था, ठीक है, इनकी बात नहीं चली। उसके बाद में द्वितीय प्रयास करा भैया क्रिप्स मिशन ने। क्रिप्स मिशन, जिन अंग्रेजों ने मिशन रखा था जिसका नाम था भैया क्रिप्स मिशन, ये आया था भैया 22 मार्च 1942 को। 22 मार्च 1942 को इसके जो मुख्य अतिथि, जो इनके जो मुख्य थे, वो थे भैया सर स्टैफर्ड क्रिप्स। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, उन्हीं का ये पूरा मिशन था, यही उसके पूरे अध्यक्ष थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने कहा था कि देखो, हम भारत को आज़ाद कर देंगे, पूर्ण स्वराज का दर्जा भी देंगे, लेकिन अधिराज्य का दर्जा देंगे। तो भैया एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भैया ये तो आप आदर्श को अधिराज्य का दर्जा दे रहे हैं, अधिराज्य का दर्जा कौन स्वीकार कर लेगा? तो क्रिप्स मिशन आया था हमारा 22 मार्च 1942 को। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने लाया था। इन्होंने ये कहा था हम भारत को पूर्ण स्वराज भी देंगे, आज़ाद भी कर देंगे, लेकिन अधिराज्य का दर्जा देंगे, डोमिनेंट स्टेट का दर्जा देंगे। स्वीकार नहीं किया गया। डोमिनेंट स्टेट का दर्जा देंगे, ये बात सुन के ही भड़क गए, स्वीकार नहीं किया, इनका ही मिशन फेल। उसके बाद भैया अगला प्रयास किया, तीसरा बेबेल योजना। लॉर्ड बेबेल लेकर आए। बेबेल योजना, लॉर्ड बेबेल लेकर आए थे। कब आई थी ये भैया? देखो 14 जून 1945 को आई थी, लॉर्ड बेबेल द्वारा, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड बेबेल, ये लेकर आए थे इस योजना को 14 जून 1945 को। इन्होंने क्या कहा था? देखो, इन्होंने ये कहा था कि देखो, हिंदू और मुस्लिम की दो अलग अलग प्रकार करनी रहेंगी, लेकिन देश एक ही रहेगा। इस बात को सुनकर भी हिंदुस्तानी भड़क गए और इनका भी मिशन भैया फेल करा दिया। हमें नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे मिशन से संतुष्टि नहीं है। लॉर्ड बेबेल योजना लेकर आए थे 14 जून 1945 को। इनकी योजना को भी खारिज कर दिया गया, नहीं लिया गया, हटा दिया, हमें नहीं चाहिए। उसके बाद इतने प्रयास करने के बाद भी इन्होंने थोड़ा सोचा कि भैया अब बात नहीं बन रही है, अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तो इन सन ने बुद्धि लगाई और लास्ट में एक लास्ट योजना लेकर आए थे भैया, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, क्योंकि उनको पता था भैया हमारी दाल गलने वाली है नहीं है, तो जैसा भारतीय चाहते थे फिर उन्होंने वैसा ही किया और इन्होंने कैबिनेट मिशन लेकर आई है 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को लेकर आए थे। इसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी भैया शिमला में करी गई थी। शिमला में कब करी गई? 16 मई को। 16 मई 1946 को इसकी रिपोर्ट शिमला में प्रस्तुत करी गई। वैसे तो मिशन ये आया था 24 मार्च 1946 को। इसमें इन्होंने कहा था हम भारत को आज़ाद कर देंगे, संविधान सभा भी बनाएंगे, लेकिन अंतिम सरकार का गठन करके जाएंगे। इस बात को सुनकर भारतीय खुश हो गए कि आखिरकार ये लोग मान गए। इतने प्रयास इन्होंने किए, ये काम नहीं करे इनके, तो इन्होंने आखिर में हार माननी पड़ी। इन्होंने ये कहा कि कैबिनेट मिशन आया हमारा 24 मार्च 1946 को। फिर उन्होंने इसमें कहा कि देखो, हम भारत को आज़ाद कर देंगे और संविधान सभा भी बनाएंगे, लेकिन अंतिम सरकार का गठन करके जाएंगे। संविधान सभा समझ रहे हो? संविधान सभा क्या है? संविधान बनने तक एक सभा चली थी, संविधान सभा उसे कहते हैं। संविधान बनने तक भैया पूरी 165 बैठक हुई थी, पूरे 11 सत्र चले थे संविधान सभा में। ये टॉपिक आगे आएगा, थोड़ा सा बता दिया मैंने आपको, ठीक है, तो याद रखना इसको। ये मिशन भैया पास कर दिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया था लोगों ने, एक्सेप्ट, कि चलो ये बात अब ये ऐसा कह रहे हैं, इनकी बात को मान लेना चाहिए, ये भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन भैया ये अंतिम सरकार का गठन करके गए। और कैबिनेट मिशन में कौन कौन था भैया, इसका याद रखना, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, इसमें ये भी शामिल थे कि क्रिप्स मिशन वाले, इसमें सर स्टैफर्ड क्रिप्स भी शामिल थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। और कौन था इसमें? देखो, एवी अलेक्जेंडर, मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना भैया। एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंजन, 3 लोग थे इसमें। तीसरा थे भैया हमारे पैथिक लॉरेंजन। तो ऐसे करके कैबिनेट, इन सारे मिशनों से इनकी दाल नहीं गली, तो एंड में इन्होंने कैबिनेट मिशन बनाया
जो उन्होंने 24 मार्च 1946 को प्रस्तुत किया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट आई थी वो शिमला में प्रस्तुत की इन्होंने 16 मई 1946 को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे और इसमें हम संविधान सभा भी बनाएंगे, लेकिन हम अंतिम सरकार का गठन करके जाएंगे। इस बात को भारतीय द्वारा स्वीकार किया गया और ऐसे करके इस कैबिनेट मिशन को पास किया गया। तो अंग्रेजी का यही प्रयास केवल कामयाब हो पाया था और किसी को हमने संतुष्टि नहीं करी थी। और इसमें जो 3 मुख्य लोग थे इसके कौन कौन थे, सर स्टफर्ड क्रिप्स, दूसरे एवी अलेक्जेंडर और तीसरे भैया पैथिक लॉरेंज। तो बस आज की क्रियाकलाप को यहीं पर पॉज करते हैं, मिलते हैं 3rd लेक्चर में। तब तक अपनी थोड़ी सी और इसमें बढ़ाओ, अपना और इसमें सस्पेंस बढ़ाइए कि इसमें आगे और क्या क्या हुआ होगा। संविधान सभा बनने का गठन हो गया है, अब आगे बता देता हूँ। देखो आगे के लिए आपको क्या सोचना है इसमें कि इस मिशन में इन्होंने कह दिया है संविधान सभा बना कर जाएंगे, तो इसमें आपको ये सोचना है, इस बात को लेके एक्साइटेड होना है कि अब संविधान सभा बनेगी, कैसी होगी, कितनी सीट होंगी, कैसे कैसे संविधान सभा बनी होगी, कितने लोग शामिल हुए होंगे, क्या क्या हुआ होगा, इस बात को सोच कर आपको एक्साइटेड होना है। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर को यहीं करते हैं पॉज, मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर देना, कोई दिक्कत रहेगी तो नीचे कमेंट करके बता देना। अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा, इंटरेस्ट आया है नहीं, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, आई थिंक आपको इंटरेस्ट आया होगा। अगर कोई गलती हो गई तो मुझे बता देना नीचे कमेंट करके, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर को यहीं करते हैं पॉज, मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम। तब तक के लिए सी यू टुमारो, के बाय एंड टेक केयर।